मैं पिछले 4 साल में आप सब लोग वहाँ इस बात के कि मैं क्षेत्र में दम रहता ही हूँ, तो उसी क्रम में मैं आया हूँ। इस बार आने का कारण ये था कि अभी जो बोलबम के लोग जो जा रहे थे हरिराज जल ले करके, तो उसमें मैं बैठा वहाँ पर स्टॉल लगा करके बैठा था मैं चिरैया में, और कई जगह पे बेलवा से लोग जो श्रद्धालु शिव भक्त लोग जा रहे थे उनको वहाँ से जो है भेजने का काम कर रहे थे, और जो वापस लौट रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे। तो इस बार आने का मेरा कारण ये था कि जो लोग भी हरिराज की ओर या देवगिरी धाम की ओर जा रहे हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है, उनके साथ खड़े हों और उनको उनके धार्मिक कार्यों के संपादन में उनका साथ। लगातार क्या क्या समस्या फेस करना पड़ा? शिवहर तो समस्या का पहाड़ है। शिवहर जिला समस्या का पहाड़ है। शिवहर जिला में एक समस्या हो तो आपको बताएं। पिछली बार जब हम आए थे डीएम साहब से मिले थे, माननीय विधायक भी थे, तो उस वक्त पूरे शिवहर में पानी जमा हुआ था, तो उसकी समस्या थी। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो दीर्घकालिक है, बहुत लंबे समय से, और उसका जो समाधान है वो भी तुरंत नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कि पांडे जी ने कहा कि 15 साल में 75,000 करोड़ का जो बोझ माननीय सांसद महोदया को यहाँ मिला था, उससे बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, वो भी नहीं हुआ है। तो वो सारी समस्याएं खड़ी है। किसी स्कूल में जाइए तो छत टूटी हुई है, किसी जगह जाइए तो डॉक्टर नहीं है, किसी जगह जाइए तो बस स्टैंड का नहीं है, बस स्टैंड है तो शेड नहीं है। उसके बाद शिवहर में स्कूल कॉलेज टेक्निकल विद्यालय इसका अभाव है। एक समस्या हो तो आपको बताऊं, बहुत सारी समस्या, मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि अगर एमपी साहब जो यहाँ की हैं साहिबा रमा देवी जी अगर चाहती तो 15 साल में बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शिवहर में रेल नहीं है, शिवहर में सड़क नहीं है, शिवहर में जल नल की दिक्कत है। तो शिवहर समस्याओं का एक पहाड़ है। 95 से लेके अभी तक शिवहर विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया है। हम सबका ये प्रयास है, मेरा अपना जो भी क्षमता है उससे, हमारे जो विधायक लोग हैं वो सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जितने भी विकास के कार्य किए जा सकते हैं वो किए जाए। हम लोगों से को जो बात यहाँ पता चलती है माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे नेता तेजस्वी जी को बताते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को बताते हैं, जो संभव होता है वो करते हैं। इसी क्रम में मैं अभी 2 महीने 3 महीने पहले रीगा गया था। रीगा चीनी मिल की समस्या थी, मैंने धानुका जी की मीटिंग करवाई आदरणीय लालू जी से, तेजस्वी जी से। उसके बाद उस पूरी प्रक्रिया को शुरू करवाया, और कम से कम 3-4 महीने के बाद ये स्थिति आई कि आज रीगा चीनी मिल की नीलामी हो गई है। रीगा चीनी मिल किसी के उद्योगपति ने लिया है, और ऐसी आशा की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ प्रोडक्शन जो है उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी समस्या, रीगा चीनी मिल का उत्पादन अगर शुरू हो जाता है तो सोचिए कि इस पूरे इलाके में जो किसान है उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। तो ये समस्या क्या हमारी एमपी साहब नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, कभी ध्यान नहीं दिया। जीतने के बाद वो उतनी बार नहीं आती जितनी बार हारने के बाद मैं क्षेत्र में रहता हूँ। और मेरे विधायक संजय जी अभी 2020 में चुनाव जीते हैं, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि उससे पहले भी पूरे दौर में क्षेत्र में रहते थे, चाहे वो बेलसट का क्षेत्र हो, चाहे वो शिवहर का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि रीगा भी जाते रहे। तो हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग हमेशा क्षेत्र भ्रमण करते हैं और जनता से जुड़े रहते हैं। जनता से जुड़े रहिएगा, उसके दुख दर्द को समझिएगा, तभी आप उसका समाधान कीजिएगा। सर, सामने चुनाव आने वाला है 2024, क्या कुछ तैयारियों फसल नहीं जुट गया? देखिए, हम लोग राजद के सिपाही हैं, राजद के कार्यकर्ता कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। चुनाव उस पूरी गतिविधि में एक आयाम होता है। चुनाव आता है, चुनाव लोग लड़ते हैं, चुनाव कुछ जीतते हैं, चुनाव कुछ लोग हार जाते हैं, लेकिन ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि जनसंपर्क होता रहे। उसी क्रम में मैं यहाँ आता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। चुनाव जाहिर सी बात है, चुनाव है तो चुनाव की गतिविधि भी चल रही है, लेकिन ये एक गतिविधि मात्र है। बाकी जो चीज है वो ये है कि जन जन तक लालू यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का जो मैसेज है वो पहुंचाया जा सके, और सामाजिक न्याय की जो धारा है उसको बढ़ाया जा सके। हवा बन रहा है, कैसे तरफ जो है उम्मीदवारी कार्यकारी पूरा मजबूत तरीके से पेश हो रहा है आपकी तरफ, तो क्या इसके सटीक तरीके से आप कुछ करना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बहुत अनुशासित सिपाही हूँ राजद का, और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे ये मानता हूँ कि अगर हमारा नेतृत्व हमको यहाँ पे जिम्मेदारी देगा तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वाह करूँगा।
और मुझे आशा है कि जिसको भी यहाँ पर भेजा जाएगा उसका आप लोग साथ देंगे। सर देश में दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए, तो आने वाले 24 साल को किसका बनने वाले देश अंदर? मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कहा कि जो राजनीतिक समीकरण है उस हिसाब से एनडीए की विदाई तय। एनडीए का आरोप है कि इंडिया गठबंधन तो ये काम कर रही है कि हवाबाजी हो रहा है, इनका कोई इनका वजूद नहीं है, इन्हें क्या करना चाहिए सर? अब आप इस पे क्या कहें, जो लोग ठग हैं जिनको आप लोग सब जानते हैं कि झूठ बोल के सत्ता में आए, वो एक और झूठ बोल रहे हैं। क्या सुनना चाहते हैं बताइए? नहीं क्या आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूँ। दोनों आपकी पार्टी के सर है, सांसद जो है वही पार्टी के हैं आपके, और जो यहाँ वर्तमान जो विधायक है वो भी आपके पार्टी के ही है। देखिए, वर्तमान विधायक के संदर्भ में मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि उनकी उम्र मेरे बेटे के बराबर है। मैंने कल भी मीडिया से कहा कि वो मेरे बेटे के बराबर है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई है, उस संदर्भ में मैं एक बात बता दूं कि आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इस बात को समझिए कि वाल्मीकि जी की वो कविता जो आदरणीय मनोज झा जी ने पढ़ी, उसका भावार्थ क्या है, उसका सार क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके अर्थ का अनर्थ करने की कोशिश की जा रही है उन लोगों से ज्यादा जिनका अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जो कुंठा में हैं, वो लोग उसको इस तरह से वो कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत स्पष्ट कि दो आपको ठाकुर का नाम मैं बता रहा हूँ जो बिहार के बहुत अमूल्य धरोहर है बिहार की। एक आदरणीय हम सबके समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, वो भी ठाकुर थे। दूसरे भिखारी ठाकुर, वो भी ठाकुर है। तो ये ठाकुर जो टाइटल है वो किसी जाति विशेष का टाइटल नहीं है। आप चले जाइए तो बहुत से ब्राह्मण लोग भी ठाकुर लिखते हैं, बहुत से हमारे नाई बिरादरी के लोग भी ठाकुर लिखते हैं। तो ये मान लेना कि किसी जाति विशेष को क्षति पहुंचाई गई है या उसके मान सम्मान पर चोट पहुंचाई गई है, ये कोई मंद बुद्धि का आदमी और कोई ऐसा आदमी जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वही कर सकता है। मनोज यादव ने दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात की और बहुत मजबूती से की। हम हमारा दल बहुत मजबूती से मनोज झा जी के साथ खड़े। जैसा कि शिवहर जिला पिछड़ा जिला जाना जाता है और यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, अगर शिवहर की जनता जनार्दन ने आपको अपना अपार मत समर्थन दिया तो आपके दृष्टिकोण से विकसित शिवहर कैसा? देखिए, ये तो बहुत किंतु परंतु वाली बात है, इसमें हम कभी क्या कह सकते हैं। अभी चुनाव आने में 6 महीना की देरी है, फिर चुनाव का जो घोषित उम्मीदवार होगा वो होगा, उसके बाद मैं अपनी बातें कर सकता हूँ कि मैं क्या कहूँगा। मेरे दिमाग में इतना मैं जरूर आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में शिवहर के विकास का एक मानचित्र है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप सबके सामने फिर कह रहा हूँ कि जो सांसद निधि का पैसा मेरे पास आएगा उसके साथ साथ उतनी ही राशि मैं अपने निजी कोष से शिवहर में खर्च करूंगा और शिवहर के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास होगा वो भाजपा सरकार 9 साल बेमिसाल जो है प्रोग्राम पूरे देश में एक अभियान चला रही है, जो कैसे देख रहे हैं? 9 साल देश बदहाल, हम इसको इस तौर पे देखते हैं कि 9 साल में देश बदहाल हो गया है, देश गृह युग की तरफ चला गया है। आप ये बताइए, भारत की साझा संस्कृति है कि मेरा काम बगैर पांडे जी के नहीं हो सकता है, पांडे जी का काम बगैर स्टान साहब के नहीं हो सकता है। ये भारत की संस्कृति है। हम जब देवकुली धाम में वहाँ पे लोगों को, श्रद्धालुओं को पानी पिला रहे थे तो मेरा नाम फैसल अली है, मेरा धर्म इस्लाम है, लेकिन मैं वहाँ खड़ा था। ये हमारी साझा संस्कृति है। इस पे चोट करने की कोशिश की है। जो भारत की बुनियाद है, जो भारत के बुनियाद के का पत्थर है, ये लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं जिनका पूरे भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समझ लीजिए कि अगर किसी भाजपाई का कोई योगदान भारत की स्वतंत्रता में होता तो उसका नाम लेते। कोई एक आदमी का नाम इनके पास नहीं है। ले दे के नाम किसका लेते हैं? वही कांग्रेसी नेताओं का, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाजपा के नेता हैं। वो पटेल, वो सरदार पटेल, वो लौह पुरुष जिन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था।
उनको अपना नेता माने, इसलिए इनके पास दिखाने बताने समझाने के लिए एक नेता नहीं है। तो ये लोग तो उस वक्त जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों की से माफीनामा लिख रहे थे। आज बहुत बड़े देशभक्त बन गए हैं, देश प्रेमी बन गए। ये छदम देश प्रेम, छदम देश राष्ट्रवाद, इसको अब जनता समझ रही है कि सच्चा देश प्रेमी कौन है। जनता विधायक ने बताया कि सारी चीजें बेच रहे हैं। जो देश का भक्त होगा, जो देशभक्त होगा, देश प्रेमी होगा, वो अपनी सारी संपत्ति दूसरे को बेचेगा। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके पास अभाव होगा, फिर भी अपने बाप दादा की जमीन नहीं बेच रहे होंगे, इसलिए कि हमारे पुरखों की विरासत है। और ये आए हैं तो धड़ाधड़ चीजें बेचते चले जा रहे हैं। क्या रेलवे, क्या नगर विमानन, क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे स्टेशन, क्या LIC, सब बेच रहे हैं। ये देश प्रेमी नहीं, देशद्रोही लोग हैं जो देश का बंटाधार कर रहे हैं। देखिए, महिला बिल मेरे ख्याल से वो आना चाहिए था जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, और इसमें एक और नाम आपको जोड़ दूं जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, जो अभी भी जो बिल पास हुआ है उसका घोर विरोध कर रही हैं, उमा भारती जी। उन्होंने भी कहा था कि दलित और अति पिछड़ा का इसमें रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण के का प्रावधान लाया जाए, तभी महिला सशक्तिकरण होगा, तभी दलितों का, अति पिछड़ा का सशक्तिकरण होगा। तो मेरा विश्वास ये है कि जो 25-26 अमेंडमेंट माननीय मनोज झा जी ने पेश किया था उस बिल में, जिसको सरकार ने नकार दिया, उस अमेंडमेंट को लाना चाहिए था, तभी जो दलितों का और अति पिछड़ा का हित है वो पूरा होता और उनका समुचित विकास होता। मेरा मानना है कि वो बिल उस स्वरूप में लाना चाहिए जिसकी वकालत लालू प्रसाद यादव जी ने की और जिसकी वकालत आज तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। ये जो बिल है ये दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। देखिए, ये भी एक बहुत भ्रम फैलाने वाली बात है कि भारत की जो व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है। यहाँ ये ऐसा नहीं है कि न्यायवाद नहीं है, भारत में लोकतंत्र है। और भारत की जो व्यवस्था है, हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम लोग लोकसभा के सांसद चुनते हैं, वो सांसद प्रधानमंत्री चुनता है। इंडिया गठबंधन में प्रतिभा की कमी नहीं है। एक ओर नीतीश कुमार जी हैं, तो दूसरी ओर राहुल जी हैं, तीसरी ओर ममता बनर्जी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं और सब अपने आप में दमखम रखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। एकदम निश्चित रहिए कि जब ये गठबंधन जीत के आएगा संसदीय प्रणाली से, जब हमारे सांसद आएंगे 272 जीत के, तो वो सर्वसम्मति से चाहे जिसको भी हो वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक बिहारी होने के नाते मैं चाहूंगा कि ये पद बिहार आए, लेकिन कौन बनेगा नहीं बनेगा ये हमारे जो 272 सांसद जीत के आएंगे वो तब तय होगा। अभी हमको एक साझा कार्यक्रम पे, एक साझा प्लेटफॉर्म को साझा करके, एजेंडा को साझा करके चुनाव लड़ना है। और इन लोगों को जो एक तंत्र कर दिया है, जिन लोगों ने 2 आदमी की सरकार बना दी है, पूरे तरह से लोकशाही को समाप्त करके एक तरह से हिटलरशाही कर दी है, उस व्यवस्था को समाप्त करना है अपने आप। और ये भी समझ लीजिए कि उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये आप सवाल कर सकते हैं मोदी के बाद कौन, हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, एक से एक बड़े धुरंधर नेता बने हैं। जब समय आएगा तो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत धन्यवाद।